हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में समास पढ़ा था और आज की क्लास में हम समास पर बेस्ड जो आपके उदाहरण हैं, प्रश्न हैं, उनको लेके आए हैं, जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यानी कि एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, एक इनमें से एक उत्तर सही होगा। तो आप सभी बच्चे जो हैं अपनी नोटबुक निकालेंगे और साथ में हमारे साथ इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि हम समास पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने समास पढ़ा, समास के 6 भेद पढ़े, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद पढ़े, ठीक है ना। तो साथ में हमने कुछ अंतर पढ़े थे समास के, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा और आज की क्लास में हम इन्हीं पर बेस्ड आपके जो है प्रश्न उत्तर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, आत्मगौरव कौन से समास का उदाहरण है। यानी कि आत्मगौरव में कौन सा समास, आत्मगौरव में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है आपका द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। चलिए बताइए। आत्मगौरव, चलिए आत्मगौरव का आप जरा समास विग्रह कीजिए, क्योंकि जब भी हम समास को बताएंगे ना तो हमें समास विग्रह करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको पता चलेगा आत्मगौरव में कौन सा समास है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको समास विग्रह करना आना चाहिए, ठीक है। तो आत्मगौरव का मीनिंग हो जाता है, आत्म गौरव का समास विग्रह क्या है, आत्मा का गौरव, आत्मा का गौरव, ठीक है, आत्मा का गौरव। चलिए आप बताइए कौन सा समास है। यहाँ पर हमने विभक्ति चिन्ह भी लगा लिया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, आत्मा का गौरव। अब यहाँ पर आप देखिए, किसका गौरव, आत्मा। तो आत्मा और गौरव इन दोनों का आपस में संबंध है। हमने तत्पुरुष समाज में क्या पढ़ा था, तत्पुरुष समाज का जो संबंध तत्पुरुष समाज था, उसमें जो है आत्मा का विभक्ति का की के विभक्ति चिन्हों का लोप किया जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं का लोप हुआ था, यानी कि इसमें आपका संबंध तत्पुरुष समास है। अब यहाँ आपको समास के तत्पुरुष समास के भेद नहीं बताए गए हैं, तो सिंपल से आपको तत्पुरुष समास लिख लेना है। यहाँ आप ये डाउट मत कीजिएगा कि संबंध तत्पुरुष तो है ही नहीं, संबंध तत्पुरुष समास के अंदर ही आता है, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ संबंध तत्पुरुष समास नहीं दिया गया है तो तत्पुरुष समास आप लिख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। समास विग्रह होता है आत्मा का गौरव। दूसरा, बेवक्त का समास भेद। बेवक्त में कौन सा समास का भेद है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, ठीक है, अव्ययी भाव समास है, या फिर बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर आप देखिए, बे का मतलब होता है बिना, बे वक्त। और इसका जो प्रथम पद है, इसका मीनिंग क्या है, बे का मतलब बिना, बिना वक्त के। तो आप देख पा रहे हैं बे आपका क्या है, एक अव्यय है। अव्यय आप जानते हैं, ठीक है, बताया था आपको समास में। बे आपका एक अव्यय है और यहाँ पर आपका जो प्रथम पद है वो प्रधान है। दोनों पद मिल करके, बेवक्त मिल करके जो है क्या बनाते हैं, ये आपका अव्यय बनाते हैं। तो ये बेवक्त है, ये अव्यय के रूप में काम कर रहा है, जिसका अर्थ क्या है, बिना समय के, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा समास का भेद है, आपका अव्ययी भाव समास है। इसलिए यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास है। चलिए लिखिएगा इसे। नेक्स्ट, महात्मा में कौन सा समास महात्मा का विग्रह होगा। महात्मा समस्त पद का समास विग्रह होगा। अब आपको समास विग्रह बताना है, समास के भेद नहीं बताने हैं। समास विग्रह महात्मा की आत्मा, महान की आत्मा, महा की आत्मा, या महान है जो आत्मा। तो विग्रह तो आपने देख लिया, महान है
जो आत्मा। साथ में एक और प्रश्न यहाँ बन जाता है, महान है जो आत्मा जिसे आप महात्मा कहते हैं, ये तो इसका विग्रह है, लेकिन इसमें कौन सा समास है? तो महान है जो आत्मा, आत्मा की महानता बताई गई है, और महान यहाँ पर विशेषण है, महान यहाँ पर विशेषण है, ये आपका क्या है? विशेषण है। कौन है महान? महान है आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई गई है, तो ये आपका विशेष्य है। चलिए बच्चों बताइए, कौन से समास में विशेषण विशेष्य होता है? महान है जो आत्मा, ये तो इसका समास विग्रह हो गया है, इस प्रश्न में इतना ही पूछा गया है। लेकिन कल को आपको ये पूछा जा सकता है कि महात्मा में कौन सा समास है, तो फिर आप क्या बताएंगे? मैंने इतना बता दिया है। देखिए, हमने जब समास को समझा था तो हमने क्या कहा, कर्मधारय समास में महान जो आपका विशेषण और विशेष्य जो है लगता है ना? तो उसमें आपका विशेषण आप देख पा रहे हैं, महान एक विशेषण है, और विशेष्य यहाँ आत्मा, क्योंकि आत्मा की विशेषता बताई गई है, आत्मा कैसी है? महान है। ठीक है, आत्मा कैसी है? महान है। तो विशेषण और विशेष्य जो समास है वो आपका क्या हो जाता है? विशेषण विशेष्य समास आपका कर्मधारय समास हो जाता है। किसमें आता है? या उपमा और उपमेय की यहाँ पर बात की जाती है, तो ये आपका कर्मधारय समास। चलिए, तो एक प्रश्न से आपको कई प्रश्नों के, और साथ में ये रिवीजन भी आपको करा देता है। ठीक है, जहां आपको कहीं डाउट हो तो वो डाउट भी आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं। तो विशेषण विशेष्य किसमें है? ये आपका कर्मधारय समास में है। महान है जो आत्मा, ये आपका कर्मधारय समास है। यहाँ पर तो हमें विग्रह करना था, तो विग्रह तो हमने देख लिया था। साथ में हमने ये भी यहाँ पर रिवीजन कर लिया है कि इसमें एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। ठीक है ना, विशेष्य की हमने यहाँ पर क्या करी है? विशेषता बताई है, इसलिए इसमें जो है आपका क्या है? कर्मधारय समास है। महाराजा का सही युग्म या उसमें कौन सा समास का? अब इसमें महाराजा लिखा है, महाराजा का समास विग्रह बताना है। ठीक है, महाराजा का समास विग्रह और कौन सा समास इसमें है ये बताना है, क्योंकि यहाँ पर आपको युग्म दिए गए। तो देखिए, महाराजा का मतलब क्या होता है? महान राजा, महान और राजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा दो बार आया है, लेकिन इसमें दो बार आया है। देखो, इसका सबसे पहले आपको महाराजा का समास विग्रह करना है। तो इसका समास विग्रह होता है महान है जो राजा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए हैं, ये विग्रह ही नहीं है इसका। दोनों में आपका महान है जो राजा, ये दोनों ही आपके समास विग्रह तो ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा समास आया है? महान है जो राजा, महान है जो राजा। अब देखिए, समास विग्रह महाराजा का हो गया है, महाराजा का समास विग्रह तो ये हो गया है क्या? महान है जो राजा, महान है जो राजा। तो महान क्या है? महान तो विशेषण है, महान क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये राजा की विशेषता बता रहा है, और क्योंकि राजा की विशेषता बताई जा रही है तो राजा आपका क्या हो जाता है? विशेष्य हो जाता है। इससे पहले प्रश्न में भी हमने यही बात कही कि ऐसा समास जिसमें विशेषण और विशेष्य आता है वो आपका कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है ना? इससे पहले जब हमने महात्मा की बात की थी तो वहां पर भी हमने यही बात कही कि जिसमें आपका विशेषण और विशेष्य आता है वो आपका कर्मधारय समास हो जाता है। तो देखिए, प्रश्न ही नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। इसी प्रकार का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि पीताम्बर का आपको पहले तो समास विग्रह करना है, पीताम्बर का समास विग्रह और समास बताना है। तो पीले हैं अंबर जिसके,
पीला है जो अंबर या पीला अंबर, अव्ययी भाव समास। पीले हैं अंबर जिसके, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? पीतांबर का सही। तो देखिए बेटा, यहाँ पर पीला है अंबर जिसका, पीले हैं अंबर जिसके, तो किसके हैं अंबर पीले? कृष्ण के लिए कहा जाएगा, कृष्ण के या फिर विष्णु के लिए अंबर। ठीक है, पीला है जो अंबर नहीं, पीले हैं जिसके, अंबर जिसके, तो जिसके पीले अंबर होते हैं, जो पीले कपड़े पहनते हैं, वो आपका बहुब्रीहि कहलाता है। यहाँ पर आपके दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, एक अन्य पद आता है, यहाँ भगवान विष्णु के लिए कहा जाएगा। अंबर की बात नहीं की गई है, पीतांबर यानी जिसके पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण या विष्णु के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर अन्य पद प्रधान होगा, इसलिए बहुब्रीहि समास यहाँ पर आ जाता है। चलिएगा, इसे भी नोट करें। पीले हैं अंबर जिसके, शिवालय में कौन सा समास है? शिवालय का मतलब क्या होता है? शिवालय का समास विग्रह आप बताइए। शिवालय, शिवालय, शिवालय होता है शिव का आलय, यानी जहां शिव रहते हैं। आलय यानी रहने का स्थान, शिवालय जहां शिव रहते हैं। और देखिए शिवालय, शिवालय यहाँ पर आपका देखिए कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष समास? का, किसका? शिव का। आलय किसका है? शिव का। शिव का क्या है? आलय। तो शिव और आलय का संबंध यहाँ पर बताया गया है, शिव का आलय। और हमने तत्पुरुष समास का भेद पढ़ा था, एक संबंध तत्पुरुष, जिसमें पहला और दूसरा पद एक दूसरे से क्या है? संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। किसका आलय है? शिव का आलय। आलय किसका है? शिव का। ठीक है ना, शिव का क्या है? आलय है। तो शिव और आलय आपस में संबंधित हैं, आपस में इनका संबंध है, इसलिए इसमें अब यहाँ भेद नहीं दिए गए हैं फिर से तत्पुरुष समास का, लेकिन हमें लिखना क्या है? तत्पुरुष समास लिखेंगे, क्योंकि हमें भेद नहीं दिया गया, लेकिन हमें यहाँ पर तत्पुरुष समास ही लिखना पड़ेगा। देश निर्वासित का समास विग्रह बता। देश निर्वासित जो समस्त पद है, मैं समस्त पद नहीं कह रही हूँ, सीधे शब्द कह रही हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ये तो आपका समस्त पद ही है, समास का ही पद है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? देश से निर्वासित, देश हेतु निर्वासित, देश पर निर्वासित या देश को निर्वासित, तो इसका मतलब हो जाता है देश से निर्वासित। ठीक है, अब देश से कहाँ चिन्ह आता है? देश से निर्वासित का मतलब निकाल देना, अलग कर देना, देश से निर्वासित। और हमने तत्पुरुष समास का एक भेद पढ़ा था, यहाँ भेद नहीं पूछा गया है, सिर्फ समास विग्रह पूछा गया है, लेकिन हम इसका भेद भी जानेंगे। ये कहाँ है? ये तत्पुरुष समास के अपादान, कर्म कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, पृथक होने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो देश से निर्वासित, देश से अलग होना, तो यहाँ जो देश से निर्वासित है, से विभक्ति चिन्ह का यहाँ पर लोप हुआ था, इसलिए इसमें आपका अपादान तत्पुरुष समास है। क्या है? अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। या तत्पुरुष समास सीधे ये लिखा जा सकता था कि निर्देश निर्वासित में कौन सा समास का भेद है। यहाँ तो हमें विग्रह करना था, हमने विग्रह भी किया, साथ में हमने यहाँ पर इसके भेद को भी आपको बता दिया है। चलिए लिखते रहिएगा। अब यहाँ पर आपके पास कुछ समस्त पद दिए गए हैं। समस्त पद है आपका नरसिंह तत्पुरुष समास, दूसरा है धूप दीप अव्ययी भाव समास, दानवीर कर्मधाराय समास, आजन्म और द्वंद्व समास। क्या ये सही इसके
उत्तर है? चलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें इसका मिलान करना है। मिलान करना है, समस्त पद आपका दिया गया है, ठीक है। और समस्त पद में आपके पास है नरसिंह पहला, धूपदीप, दानवीर, आजन्म। आगे नेक्स्ट आपके पास समासिक जो समास पद है उसमें तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधाराई समास, ठीक है, और द्वंद्व समास, ठीक है। उत्तर में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पहले का सेकंड इस तरह से दिया गया है, ठीक है। चलिएगा प्रश्न नंबर, तो जो नरसिंह है, नरसिंह, आजन्म जो है आपका, आजन्म, ये आपका अव्ययी भाव समास है, जिसमें अव्ययी भाव समास है आपका आजन्म, ठीक है। इसके बाद आपका धूपदीप सेकंड है, वो आपका द्वंद्व समास है। यहाँ पर दोनों ही पद जो हैं धूपदीप दोनों ही समान है, कोई भी प्रधान नहीं है, ठीक है। समान पद, जैसे हम माता पिता बोलते हैं ना, तो वहां पर द्वंद्व समास आता है, तो धूपदीप इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। दानवीर, दानवीर ये आपका तत्पुरुष समास है, और नरसिंह आपका क्या है, कर्मधाराई समास है। तो कौन से ऑप्शन में ये, फर्स्ट का आपका थर्ड, फर्स्ट का थर्ड कहाँ है, फर्स्ट का थर्ड सी में है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको समास को जो है बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ मिलान करना था, इधर समस्त पद था और इसमें समास के भेद दिए गए थे, तो आपने क्या किया, मिलान किया। नरसिंह में कर्मधाराय समास, धूपदीप में आपका द्वंद्व समास, दानवीर में तत्पुरुष समास, और आजन्म में अव्ययी भाव समास है। और यहाँ उत्तर दिया गया था कि फर्स्ट का सेकंड, इस तरह से फर्स्ट का फोर्थ या फर्स्ट का थर्ड। तो हमने देखा, पहले आप मिलान करेंगे और फिर उसके बाद आप उसके ऑप्शन को देखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने ऑप्शन पहले देख लिया और मिलान आप बाद में कर रहे हैं, तो पहले आपको उसको मिलान करना है, फिर आप उसके ऑप्शन को देखिएगा। चलिए ये किया आपने। नेक्स्ट देखिए, मेघनाद का सही समास विग्रह। तो इसका सही समास विग्रह क्या हो, मेघनाद, मेघनाद का समास, चलिए इसका सही उत्तर, मेघ रूपी नाद करने वाला, मेघ के समान नाद है जिसका, मेघ के समान नाद है जो, या फिर मेघ समान, मेघ समान नाद करने वाला। चलिए इसका आप समास विग्रह बताएंगे। तो मेघ के समान नाद है जिसका, उसे आप कहते हैं मेघनाद, और इसमें आपका बहुव्रीहि समास। तो रावण के भाई का नाम था मेघनाद, ठीक है। तो मेघ के समान नाद है जिसका, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर के अन्य पद यहाँ प्रधान होता है। तो मेघनाद किसी का नाम है, रावण का जो भाई था उसका नाम था, ठीक है ना। तो मेघ के समान नाद है जिसका, उसमें आपका बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ अन्य पद आएगा और वो आपका क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। निम्न में द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण छांट कर लिखिए। तो द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण, घी शक्कर, नवनिधि, पतझड़, मृगलोचन। तो द्विगु समास का यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण है आपका क्या, नवनिधि, नवनिधि, ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण है आपका नवनिधि, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर समास के 10 प्रश्न किए आज की क्लास में। मात्र 10 प्रश्न नहीं है, 10 प्रश्नों के कॉन्सेप्ट साथ में रिवीजन हम कर रहे हैं, समास विग्रह करना हम सीख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब आपके सामने होते हैं तभी आप अपना दिमाग भी लगाते हैं,
अदरवाइज आप उसे जो है थ्योरी की तरह नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन प्रश्नों को कीजिएगा। साथ में हम इसके नेक्स्ट जो प्रश्न होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।